तो बेटा हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो स्टार्ट होगा डॉर्मेंसी से। डॉर्मेंसी क्या है? तो डॉर्मेंसी एक ऐसा स्टेज है जहां पे इम्ब्रायो बड़ा ही इनएक्टिव होता है। स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ इम्ब्रायो, है ना? ये क्या है? दिस इज स्टेज ऑफ, या यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा, इधर लिखता हूं, स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ इम्ब्रायो। इस वक्त इम्ब्रायो बड़ा ही इनएक्टिव होता है और इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है, इस कंडीशन में भी उस इम्ब्रायो में पानी होता है, एंड द मॉइस्चर कंटेंट इन दैट सीड देन डिक्रीजेस अप टू अबाउट 10 to 15%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। जैसे मान लो हम जब गेहूं सुखाते हैं ना स्टोर करने के लिए, तो गेहूं के सूखने के बाद भी गेहूं में 10 से 15% तक पानी होता है। गेहूं में 10 से 15% तक पानी उसके सूखने के बाद भी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज डॉर्मेंसी। दूसरा चीज जो आपको जानना है वो है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन यानी एक सीड का एबिलिटी कि वो एक नए पेड़ को जन्म दे, एक नए पेड़ को ग्रो करा सके। और इसमें एक खास बात है, इसके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट का या कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। एडिक्वेट मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक ठाक अमाउंट में पानी होना चाहिए। अगर बीज को बोना है ना तो बहुत ज्यादा जमा हुआ पानी भी नहीं चाहिए होता है, ठीक है? बीज नॉर्मली ठीक ठाक अमाउंट ऑफ पानी में होता है। अगर आप मान लो गमला में पानी एकदम जमा दिए हो, इतना भर दियो और उसमें बीज लगा दो, बीज सड़ जाएगा, ठीक है? तो बीज को एक ठीक ठाक अमाउंट ऑफ पानी चाहिए, एडिक्वेट मॉइस्चर, बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। ऑक्सीजन चाहिए होता है। प्लांट भी हमारी तरह ही ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ये सच्चाई है, याद रखना। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये घुसा हुआ है कि प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ये गलत बात है। प्लांट भी हमारी तरह ही ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है फॉर रेस्पिरेशन। ये अलग बात है कि फोटोसिंथेसिस में वो सांस, वो भी ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। लेकिन इन ड्यूरेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस वो कर रहा होता है तब वो CO2 लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और फोटोसिंथेसिस करने के क्रम में, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। तो ऐसा नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस के जब नहीं भी कर रहा होगा तब भी ऑक्सीजन रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, नो। इसलिए पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। रात में अगर आप पेड़ के नीचे सोओगे तो वहां ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा। कारण रात में वो पेड़ भी ऑक्सीजन ही ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, ठीक है? तो फोटोसिंथेसिस तो तब होगा ना जब उसमें पत्ता आएगा। सीड बेचारा कहां से पत्ता लाएगा? तो सीड क्या लेता है? ऑक्सीजन, ठीक है? और साथ में इसको सूटेबल टेम्परेचर भी चाहिए। गर्मी वाला फूल ठंडा में नहीं खिल सकता, ठंडा वाला फूल गर्मी में नहीं खिल सकता, है ना? नेक्स्ट, इसका एडवांटेज क्या होता है? तो आई गेस ये वाला टॉपिक तुम लोग सबसे अच्छे से पढ़े थे कि एडवांटेज क्या क्या हो सकता है। एक जो चीज जो मेरे को सबसे मजेदार लगा था वो ये कि ये कहां गया, डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट करवाता है। यानी अगर बीज नहीं हो तो शायद ही प्लांट नए नए हैबिटेट पे डिस्पर्स हो सके, फैल सके, और बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजी देता है। जैसे नॉर्मली अगर हम मान लो किसी बीज को छोड़ दें, बारिश के मौसम में सड़ जाएगा, जैसे अनाज भी खराब होने लगता है अगर आप उसको अच्छे से नहीं रखोगे, सूखे जगह पर ही रखोगे तो। लेकिन चूंकि वो बीज के फॉर्म में है इसलिए आप सूखे जगह पे रखे तो बच गया। प्लांट तो सूखे जगह पर रह ही नहीं सकता, खराब हो जाएगा, मर जाएगा, है ना? किसान लोग अक्सर बेमौसम बारिश होने पे बहुत इकोनॉमिकली टूट जाता है, यही कारण है, सारा फसल खराब हो जाता है। क्योंकि बीज रह सकता है बचा के, आप उसको छुपा दिए रह गया, पेड़ को कैसे छुपाओगे? तो सीड प्रोवाइड्स बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजी, और डिस्पर्सल तो करता ही करता है। अच्छा, सीड के अंदर में होता है इंडोस्पर्म, होता है ना? ये इंडोस्पर्म क्या है? तो ये रिजर्व फूड है, किसके लिए? यंग सीडलिंग के लिए, ठीक है? जब तक पत्ता नहीं आएगा तब तक भी, जैसे मान लो एक सीड लगा है और उसमें से अंकुरन होना शुरू हुआ, तो ये अंकुरन के लिए एनर्जी थोड़ा ही पत्ता है कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वो जो उसके कॉटिलेडन में रिजर्व फूड है, जो उसके एंडोस्पर्म में रिजर्व फूड है, वही यूज कर रहा है। तीसरा, इससे यंग एम्ब्रायो को प्रोटेक्शन भी मिलता है। छोटा मोटा एम्ब्रायो जो कि बहुत ना, जैसे जब कोई भी
चना अंकुरता है या कुछ अंकुरता है, तो अंकुरने के वक्त में एक बात खास होता है, अगर तुम उसको छू दिए, उसका जो रूट निकला तुरंत टूट जाएगा, है ना, तो बहुत सॉफ्ट है। उस वक्त प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सीड, क्योंकि इसके ऊपर एक हार्ड अंकुरना सीड मतलब? होता है। अंकुरन, स्प्राउटिंग समझते हो? बोलो, स्प्राउटिंग समझते हो या नहीं? आकाश, नहीं। नो सर। चना को पानी में छोड़ दो, देखोगे उसमें से जड़ निकलने लगेगा 1-2 दिन में। यस वाइट सर। वाइट। हाँ, उसी को बोलते हैं पानी में अंकुरन। हाँ, पानी में छोड़ना पानी में पड़ता है, जाहिर सा बात है, सूखा छोड़ेंगे तो थोड़ा ही निकलेगा। तो पानी पानी में खराब हो जाता है ना सर? पानी में बहुत लंबे समय तक छोड़ेंगे तो खराब हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखोगे चना को बहुत ज्यादा पानी नहीं देते, इतना ही कि वो सिर्फ भीगे, और जब वो यस फूल सर। जाता है तो सारा पानी ऑलमोस्ट गायब। नोटिस करोगे सारा पानी वो सोख लेता है ऑलमोस्ट। यस। अगर उसके बाद में तुम उसको पानी छोड़ दो और छोड़ दो गर्मी में, 2 दिन में महक जाएगा, है ना। तो ये अंकुरन वाला चीज भी ध्यान रखिएगा कि स्प्राउटिंग होता है, लेकिन ये स्प्राउटिंग नॉर्मली शायद प्लांट ऐसे सेफ नहीं रह सकता था, लेकिन जब स्प्राउटिंग हो रहा होता है तो प्लांट जी लेता है आराम से, क्योंकि उस वक्त वो ग्रो कर रहा है, और उसके पहले वाले स्टेज में सीड के अंदर सीड कोट है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। ठीक है, आगे सुनना। ये न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन भी बनाता है, जाहिर सा बात है, जो सीड बना है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा ही वेरिएशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा ही वेरिएशन होता है, तो यहां भी हो रहा है, नया नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, आगे देखो। सीड हमारे एग्रीकल्चर का बेस है, यानी अगर ये नहीं होता तो शायद एग्रीकल्चर भी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इसमें 2 मेजर चीज देखने को मिलता है, एक है डिहाइड्रेशन और एक है डोरमेंसी। डिहाइड्रेशन यानी ऑलमोस्ट सारा पानी निकल गया फिर भी जिंदा है, सिर्फ 10-15% पानी पे भी। और डोरमेंसी यानी बहुत लंबे समय तक बिना किसी मेटाबॉलिक मूवमेंट के वो जी सकता है। ठीक है, अब सुनो, ये जो 2 मेन फीचर है सीड का, इसके वजह से ही सीड स्टोर हो पाता है, ताकि अगले साल एक तो क्रॉप, नए फसल के बीज के तौर पे यूज करा जा सके, और साल भर खाना के तौर पे यूज करा जा सके। अगर ये 2 फीचर नहीं होगा तो शायद प्लांट नहीं होगा, क्योंकि वो डिहाइड्रेट कर जाता, सारा पानी सूख जाता है, इसलिए बहुत लंबे समय तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं। और डोरमेंसी यानी बिना कुछ खाए पिए वो लंबे समय तक जिंदा रह सकता है, इसीलिए अगले साल बीज को बोने पे वापस उग भी जाता है। ठीक है, ये 2 कारण है, डोरमेंसी एंड डिहाइड्रेशन। अब बात है सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी यानी कितने समय तक सीड खुद को जिंदा रख सकता है, द एबिलिटी टू टिल व्हेन द सीड रिटेन्स देयर पावर ऑफ जर्मिनेशन। जब तक सीड एक नए प्लांट को उगाने का क्षमता अपने अंदर रखता है, जितने समय के लिए, उस समय को भी कॉल एज सीड वायबिलिटी, उस समय को भी कॉल एज सीड वायबिलिटी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे सुनिएगा। अब अलग अलग स्पीशीज का अलग अलग कहानी, कुछ जो है वो कुछ महीने में अपना वायबिलिटी लूज कर देता है, जैसे ऑक्सैलिस प्लांट का नाम है। कुछ बहुत लंबे समय तक रहता है, सेवरल ईयर्स। और आज तो हमारे पास हजारों हजार या 100 साल का ऐसा सीड का रिकॉर्ड है जो ऑलमोस्ट 100 साल या 1000 साल पुराना, लेकिन आज भी वायबल है। जैसे इन सब में सबसे जो पुराना रिकॉर्ड मेरे को मिला है वो है ल्यूपाइन का। ल्यूपाइन एक पेड़ का नाम है जिसका साइंटिफिक नेम ल्यूपिनस आर्टिकस है। ठीक है, वहां पे आर्कटिक टुंड्रा से मिला था, ये ऑलमोस्ट 10,000 साल तक ये बीज जिंदा रहा, और 10,000 साल के डोरमेंसी के बाद ये आज ग्रो भी कर चुका है। तो 10,000 साल ऊपर में। क्या ऊपर बेटा? नहीं चल। सर नेक्स्ट फ्लो चल रहा है, सब ऊपर चलना ही पर है, ऊपर क्या बताया? कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग से सुन लेना, रिकॉर्डिंग हम भेजेंगे अभी तुरंत क्लास के जस्ट बाद। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, एक और एग्जांपल है मेरे पास। एक बार एक आर्कियोलॉजिकल का टीम, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है ना, जो पुराने पुराने चीजों को खोज खोज के निकालते हैं, तो उसी तरह का एक डेड सी के पास एक महल मिला था, एक राजा का जिसका नाम है किंग हेरोड।
तो किंग हेरोड के महल जो कि डेड सी के पास था, वहां पे एक 2000 साल पुराना खजूर का पेड़ का बीज मिला, खजूर का बीज, डेट पाम, जिसका साइंटिफिक नेम फोनिक्स डैक्टिलिफेरा है। और इसको भी आज हम ग्रो करा चुके हैं, ये भी ग्रो कर गया, यानी ये 2000 साल तक डोरमेंसी में था, 2000 साल के बाद ग्रो करा है। ठीक है, अब देखो आज के समय में इस तरह का बहुत सारा प्लांट मिलता है, और किसी भी प्लांट में कितना बीज होता है वो हमेशा ओवरी के बराबर होता है, क्योंकि एक ओवरी में एक बीज तो कम से कम बनेगा, एक से ज्यादा भी बन सकता है लेकिन कम से कम एक बनेगा। तो किसी भी प्लांट में नंबर ऑफ सीड कभी भी नंबर ऑफ ओव्यूल से ज्यादा नहीं हो सकता। ओव्यूल ही बाद में एक ओव्यूल के अंदर एक इम्ब्रायो सैक होता है, एक इम्ब्रायो सैक में एक एक और एक से एक बीज बनेगा। तो कभी भी नंबर ऑफ सीड्स नंबर ऑफ ओव्यूल से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब कुछ और याद रखना है, जैसे मेरा ऑर्किड का जो फ्रूट होता है उसमें हजारों छोटे छोटे बीज होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पैरासाइट स्पीशीज होते हैं जैसे ओरोब्रैंकी और स्ट्रिगा, जिसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे बीज होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात आता है फ्रूट क्या है। फ्रूट राइपेंड ओवरी को बोलते हैं, फ्रूट इज अ राइपेंड ओवरी। जब फल पक जाता है तो उसका ओवरी ही फ्रूट बन जाता है। अब इस ओवरी में का जो वाल होता है ना, ओवरी का वाल, वो ओवरी का वाल बाद में फ्रूट का वाल यानी फल का छिलका बनता है, और उसको बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। दैट वॉल ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पेरिकार्प। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पेरिकार्प इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में पूछा हुआ चीज है। ठीक है ना। अब फ्रूट तीन तरह का हो सकता है, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट उसको बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से डेवलप किया हो, जैसे मैंगो एक एग्जांपल है, सिर्फ और सिर्फ ओवरी। फॉल्स फ्रूट उसको बोलते हैं जो ओवरी के अलावा और भी किसी फूल के किसी और पार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे मान लो कई बार थैलेमस हो जाता है, कई बार कुछ कुछ अदर पार्ट ऑफ प्लांट ऑफ फ्लावर। फ्लावर में से सिर्फ ओवरी का काम है फ्रूट बनाना, सिर्फ ओवरी रहा तो ट्रू फ्रूट, ओवरी के अलावा कोई और पार्ट ऑफ फ्लावर भी रहा तो उसको बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल इज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यूनट। कैश्यूनट किसको बोलते हैं? कोई बताएगा व्हाट इज कैश्यूनट? काजू, बिल्कुल, काजू। तो एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यूनट तीनों का तीनों क्या है? फॉल्स फ्रूट है ना, फॉल्स फ्रूट। एक और है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनता है देन द कंडीशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और इस तरह का जो फ्रूट होता है वो सीडलेस होता है, जाहिर सी बात है ना, सीड तो तभी बनेगा ना जब क्या बोलते हैं, पॉलन और एग का फ्यूजन हो। अब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, याद करो सिनगैमी बताए थे, ट्रू फर्टिलाइजेशन। तो ट्रू फर्टिलाइजेशन से ही सीड बनता है, यहाँ पे तो ट्रू फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। तो जो फ्रूट बना भी अगर उसमें सीड नहीं होगा, दे आर सीडलेस। और इस तरह के प्लांट को हम लोग अक्सर हार्मोन यूज करते हैं, प्लांट हार्मोन, जैसे ऑक्सिन। बनाना उसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, इससे सुनोगे केला का पेड़ बीज से नहीं होता, अक्सर लेकर आते हैं, इसी तरह से हार्मोन के हेल्प से बनाते हैं उसको, और वो सीडलेस होता है। अब किसी भी प्लांट में फ्रूट बनने का जो स्टिमुलस है, जो ऑर्डर है, वो तीन कंडीशन पे डिपेंड करता है। कंडीशन नंबर वन कि जब पॉलिनेशन हो जाए, कंडीशन नंबर टू जब सीड बने, पॉलिनेशन होगा तब प्लांट सोचेगा कि अब मेरे को फ्रूट बनाना है, सीड बन गया तो और श्योर हो गया। उसके बाद वो चेक करता है कि क्या मेरे पास न्यूट्रिएंट है, अगर न्यूट्रिएंट है तब तो पक्का पक्का फ्रूट बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। तो टोटल तीन स्टिमुलस आता है, तीन स्टिमुलस, एक पॉलिनेशन, एक मेरा सीड, और तीसरा न्यूट्रिएंट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तीनों होगा तभी बनेगा सीड, तीनों होगा तभी बनेगा सीड। ठीक है, अब पढ़ेंगे एक क्लास स्टेप जिसका नाम है एपोमेक्सिस और पॉलीइम्ब्रोनी। एपोमेक्सिस क्या होता है और पॉलीइम्ब्रोनी क्या होता है समझना। अगर कहीं पे एक तो पार्थेनोकार्पस था जहां पे कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और नया इंडिविजुअल बन गया, है ना, बच्चा बन गया बिना फर्टिलाइजेशन हुए। एपोमिक्सिस भी उसी तरह का चीज है, बट देयर इज डिफरेंस। एपोमिक्सिस में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही नया इंडिविजुअल बनता है, एपोमिक्सिस में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही नया इंडिविजुअल बनता है, लेकिन यहां पे जो इंडिविजुअल बन रहा है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक कर रहा है।
जैसे मान लो नॉर्मली एक जब फर्टिलाइजेशन हुआ, ह्यूमन का एग्जांपल दे रहे हैं, स्पर्म और एग मिला, उसके बाद होगा इम्प्लांटेशन, बच्चा माँ के पेट से जुड़ेगा, वोम से जुड़ेगा, है ना। यहाँ पे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी यहाँ कोई फ्यूजन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बच्चा जाके मदर के ओवरी से जुड़ जाएगा। तो एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्री करता है, नकल उतारता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें इम्ब्रायो तो बना, जाहिर से मानना, लेकिन वहां पे नॉर्मल म्यूसिस नहीं हुआ, सिनगैमी नहीं हुआ। गैमेट बनने के लिए म्यूसिस चाहिए है, और गैमेट फ्यूज करता है, सिनगैमी बनता है, तो वापस से वो, जैसे मान लो n+n फ्यूज करा तो जो बच्चा बना वो वापस 2n बन गया। तो म्यूसिस भी नहीं होता है यहाँ, सिनगैमी भी यहाँ नहीं होता है, ठीक है। एगोस्पर्मी या एपोमिक्सिस की ये खास बात है। और इसमें ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पार्थेनोजेनेसिस की तरह ही, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कॉपी नहीं करता है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कॉपी कर रहा है, मिमिक कर रहा है। अब देखो, जो एक बनता है वो सीधा ही डिप्लॉयड होता है। जैसे मान लो नॉर्मली फीमेल के बॉडी में, फीमेल का बॉडी 2n है, तो जो मेरा गैमेट बना था वो n बना, और उसमें n स्पर्म जुड़ा, तब जो मेरा बच्चा बना वो वापस से 2n बन गया, ठीक है। तो माँ का शरीर 2n था, मेल का बॉडी भी 2n था, और बच्चा भी 2n बना, है ना। इस केस में क्या होता है, यहाँ पे इस केस में क्या होता है कि मदर 2n थी, तो इसमें म्यूसिस करके n नहीं बनाए, सीधा बच्चा माइटोसिस के थ्रू बना, सीधा ऑफस्प्रिंग बन गया। और अगर माइटोसिस के थ्रू बना तो ये भी कैसा बनेगा, 2n। तो यहां पे सीधा एक डिप्लॉयड एग बनता है विदाउट रिडक्शन डिवीजन, यानी म्यूसिस नहीं होता। और जाहिर सा बात है, अगर ये 2n है, इसमें एक और स्पर्म n मिला दिया तो 3n बन जाएगा, तो इसलिए यहां स्पर्म नहीं मिलाते। ये जो मेरा म्यूसिस होके एक बना है 2n, यही सीधा ऑफस्प्रिंग में डेवलप कर जाता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी एक ऐसा भी देखा गया है, जैसे मान लो साइट्रस, साइट्रस यानी जो खट्टा थोड़ा, जैसे अंगूर, अंगूर बोल रहे हैं, जैसे तुम्हारा संतरा हो गया, मौसमी हो गया, नींबू हो गया, गागर हो गया, ये सब साइट्रस प्लांट में आता है। और मैंगो का वेराइटी, इसमें क्या होता है कि जो न्यूसिलस का सेल था ना, याद है, न्यूसिलस बताए थे, अगर ये मेरा एम्ब्रायो सैक है, इसके ऊपर इस तरह का कवरिंग था, एक पूरा कंप्लीट कवरिंग न्यूसिलस था, फिर ऐसे ऐसे इंटेगुमेंट था, ये डायग्राम अगर याद आ रहा हो तो, फिर फ्यूनिकल था ऐसे करके, याद आ रहा है, हाँ। तो उसी का बात करें, ये न्यूसिलस। तो जो मेरा न्यूसिलस है, न्यूसिलस का सेल ही कुछ एम्ब्रायो सैक के अंदर चला जाता है और बाद में एम्ब्रायो बन जाता है। न्यूसिलस जो कि 2n था, उसका कुछ सेल एम्ब्रायो सैक में गया और एम्ब्रायो बन गया। अच्छा, ये चीज को ध्यान रखना। इसी से एक कंसेप्ट जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं पॉलीम्ब्रोनी। क्या बोलते हैं, पॉलीम्ब्रोनी। पॉलीम्ब्रोनी क्या बोलता है कि एक ऐसा कंडीशन है जहां एक से अधिक एम्ब्रायो होता है, कंडीशंस ऑफ हैविंग मोर देन वन एम्ब्रायोज। इसमें एक तो एग सेल है मेरा, उसके अलावा एम्ब्रायो सैक का कोई और सेल भी ओव्यूल के अंदर आएगा और वो भी एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो असली एम्ब्रायो था जो स्पर्म और एग के मिलने से बना था, उसके अलावा आसपास का एम्ब्रायो सैक का कोई एक और सेल घुसा और वो भी एम्ब्रायो बन गया। यहाँ पे स्पर्म और एग से मतलब है मेरा पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन और असल वाला एग, ठीक है। अब सुनना, अगर एक्स्ट्रा एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो रहा है स्पोरोफिटिक बर्डिंग के थ्रू, यानी स्पोरोफाइट के किसी सेल का बर्डिंग के थ्रू, स्पोरोफाइट एज एन नॉर्मल बॉडी, जहां गैमेट बनता है उसको बोलते हैं जर्मिनल सेल्स, बाकी सब जगह को बोलते हैं स्पोरोफिटिक सेल्स प्लांट के केस में, ठीक है। तो स्पोरोफाइट के किसी सेल के बर्डिंग से बनता है उसको बोलते हैं एडवेंटेटिव पॉलीइम्ब्रोनी, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, साइट्रस में होता है, मैंगो में होता है, ठीक है। यहां तक मैं किसी को कोई दिक्कत एक बार बता दो, क्योंकि अब आखिरी टॉपिक सिर्फ बचा है, एक और लाइन बोलो आकाश, कोई दिक्कत नहीं। अंजलि, नो सुप्रिया, सर। ठीक है। नो सर। सुप्रिया है भी कि भाग गई, अच्छा चैट में लिख रही है, नो सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमेक्सिस। एपोमेक्सिस का भी कोई खास बात होता बच्चा, देखो आज तक हम लोग ये सब कुछ जानते हैं कि जब भी कभी भी हम हाइब्रिड प्लांट लेके आएंगे ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब बीज वाला, तो जब प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो अगले जनरेशन में उसका गैमेट्स बिखर जाएगा, यही होता है। आप लोग 10th में पढ़े हो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जेनेटिक्स में, याद आ रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
नहीं पढ़े हो तो सिर्फ सुन लो, हम पढ़ाएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद, या बॉटनी में अगला चैप्टर वही है। वैसे जूलॉजी पढ़ेंगे तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे। खैर सुनो, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है, अच्छा क्या बात है, ये पढ़ी है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है कि जब भी एक जनरेशन से आप अगले जनरेशन में कोई चीज बना रहे हो, किसी भी तरीके का गैमेट, तो जो मेरा जीन्स है ना वो बिखर जाएगा, बढ़ जाएगा, कोई जीन कहीं जा सकता है ऐसा। डिटेल आपको तभी समझ में आएगा जब आप पढ़ोगे इस साल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर, चौथा चैप्टर। ये पहला है, दूसरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तीसरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ और चौथा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है। ठीक है, तो वो ये बोलता है कि भाई साहब अगर एपोमिक्सिस से कोई नया प्लांट बन रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो बच्चा हमेशा पेरेंट की तरह होगा, है ना। एसेक्सुअल में चूंकि दूसरा पेरेंट ही नहीं इन्वॉल्व होता, तो बच्चा हमेशा पेरेंट के थ्रू होगा। और नॉर्मल रिप्रोडक्शन से जो बच्चा बन रहा है उसमें जो गैमेट है वो बिखर जा रहा है, यानी जो मेरा कैरेक्टर से, जैसे मान लो अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल फादर बहुत लंबे हैं लेकिन सांवले हैं, माँ का हाइट छोटा है लेकिन गोरी है, तो जो बच्चा है उसमें दोनों चांसेस हो सकता है कि माँ वाला वो गोराई ले ले और बाप वाला लंबाई ले ले, या ये भी हो सकता है कि माँ वाला गोरा ही और माँ वाला लंबाई ले ले, या ये भी हो सकता है कि बाप वाला गोराई, बाप वाला मतलब बाप का सांवलापन और बाप का लंबाई ले ले, या ये हो सकता है कि दोनों निगेटिव हो जाए, माँ का छोटा हाइट ले ले और बाप का सांवला रंग ले ले। कुछ भी हो सकता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब यही है, हमारा कंट्रोल नहीं होता। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चा हमेशा एग्जैक्टली अपने पेरेंट की तरह होता है, और एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग साइंटिस्ट कम्युनिटी लगातार ये कोशिश कर रहा है कि क्यों ना हम ऐसा कर दें कि एक बार हाइब्रिड प्लांट खरीदें। किसान हर साल खरीदता है भाई हाइब्रिड बीज, बहुत पैसा लग जाता है उसका उसमें। उससे बेहतर क्यों ना हम ऐसा कर दें कि उस बीज में जो हाइब्रिड फीचर है उसको एपोमिक्सिस वाला कंडीशन दे दें। तो अब जो अगला जनरेशन बनेगा, मतलब मान लो हम गेहूं उगाए, तो उस वही गेहूं अगले साल यूज कर सकते हैं, वो भी हाइब्रिड गेहूं होगा, उसका बीज भी, क्योंकि वो एपोमिक्सिस के थ्रू बना होगा, है ना। तो ये वी आर ट्राइंग कि किसी भी तरीके से हम एपोमिक्सिस को उसके जीन में कंट्रोल कर दें। हाइब्रिड कैरेक्टर्स हमेशा ही फार्मर्स प्रेफर करते हैं, और मेजर प्रॉब्लम ये है कि आप खरीद तो लिए लेकिन अगले जनरेशन में वो सेग्रीगेट कर जाएगा, देख रहे हो, सेग्रीगेट कर जाएगा। नेक्स्ट इज, इसलिए आप क्या कर सकते हो दैट हर साल बीज खरीदना किसान के लिए फायदेमंद नहीं, इट इज नॉट इकोनॉमिकल टू द फार्मर्स। सो व्हाट दे डू इज लाइक, अगर हम किस, जो एपोमिक्सिस है वो जेनेटिकली कंट्रोल होता है, तो अगर हम किसी भी तरीके से दीज हाइब्रिड फीचर्स आर मेड टू बी एप्टोमेक्टिक, इसको एपोमिक्सिस के थ्रू रिप्रोड्यूस करने का करा दें, तो वहां पे कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा, और हर जनरेशन में वो हाइब्रिड प्रोजनी बनेगा, यानी वो हाइब्रिड कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। अब बताइए किसी को कोई कष्ट परेशानी हो यहां तक तो? नो सर।